वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम अर्थव्यवस्था के उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था से किसी भी परीक्षा को देने आप जाएंगे तो वहां पर 1 से 2 प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश पेट परीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र किया गया है, उसके सिलेबस में है। तो अर्थव्यवस्था से देखते हैं प्रश्न कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ साहब ने 1776 में एक अपनी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें उन्होंने धन अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान कहा है। क्या कहा है? धन का विज्ञान। उनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। यही सीधा परीक्षा में पूछा जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो वह है एडम स्मिथ की 1776 में इन्होंने प्रकाशित किया था। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक जो सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है वह क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय उस देश की सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है आर्थिक समृद्धि की। भारत में निर्धनता का जो आकलन होता है, भारत में निर्धनता का आकलन होता है वह परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की अनुमान जो लगाया जाता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है। अब पूछा जाता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1951 अर्थात 1951 में हुआ था। योजना आयोग किस प्रकार का आयोग था? तो वह था वैधानिक आयोग। किस प्रकार का आयोग था? वैधानिक आयोग, जिसे खत्म करके नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 से। कब से? 1 जनवरी 2015 से। नाबार्ड की स्थापना किसके अनुशंसा पे की गई? तो वह शिवरामन समिति के अनुशंसा पे की गई। यह कब बना? 12 जुलाई 1982 को। ये सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिडबी क्या होता है? सिडबी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। सिडबी देश में लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना की गई। वर्ष 88-89 के बजट में इसके स्थापना की घोषणा की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 2 अप्रैल 1990 से काम करना प्रारंभ किया। तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसने कब से काम करना प्रारंभ किया? 2 अप्रैल 1990 में। किस बजट में इसकी स्थापना की बात की गई? तो 88-89 के बजट में इसकी स्थापना की बात की गई। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? तो वह है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। अब देखते हैं सेबी क्या है। सेबी के बारे में जान लेते हैं। भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करने वाला सेबी होता है। क्या होता है? सेबी। यह भारत के जो शेयर बाजार होते हैं उनका नियंत्रण करता है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। किस प्रकार का है? गैर संवैधानिक निकाय। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। आपसे परीक्षा में इसकी स्थापना डेट पूछेगा तो 12 अप्रैल 1988 को। सेबी अधिनियम 1992 द्वारा सेबी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया? सेबी अधिनियम 1992 द्वारा। अब देखते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? यह है मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका फुल फॉर्म है सेबी का। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना पूछा जाता है परीक्षाओं में कब की गई? यह अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यह की गई 1 अप्रैल 1935 को। 5 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी के साथ इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक दर से क्या तात्पर्य है? तो उस ब्याज दर से है जो आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिया जाने वाला ऋणों पर जो कर लिया जाता है वह होता है आपका बैंक दर। रेपो दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है। कैसा उधार देता है? अल्पकालिक उधार देता है। आगे देखते हैं भारत में पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? केसी नियोगी साहब इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय पर्यटन में स्वर्ण त्रिभुज का आप नाम सुनते होंगे। स्वर्ण त्रिभुज क्या है? यह इसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो आगरा, दिल्ली एवं जयपुर, ये जो है स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं तीनों। आगरा, दिल्ली एवं जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। आगरा उत्तर प्रदेश और दिल्ली देश की राजधानी है। अब आगे देखते हैं मुख्यतः किसी वस्तु की मांग व आवश्यकता क्रय की इच्छा व आवश्यकता पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की जो मांग होती है वह आवश्यकता की क्रय
एवं इच्छा की आवश्यकता पर निर्भर करती है। यह अर्थव्यवस्था का एक सिद्धांत है। सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने ही श्रम विभाजन की धारणा का प्रतिपादन किया था। तो श्रम विभाजन की जो धारणा थी उसका प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ साहब ने। स्मिथ के अनुसार किसी देश का श्रम राष्ट्र संबंधित राष्ट्र की वास्तविक पूंजी होती है। किसी देश का श्रम क्या होता है? उस देश से संबंधित वास्तविक पूंजी होती है। अर्थव्यवस्था चुनाव का विज्ञान है, यह किसने कहा था? अर्थव्यवस्था चुनाव का विज्ञान है, यह रॉबिन्स ने कहा था। यह उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। 1 जनवरी 1992 को, कब? 1 जनवरी 1992 को इको मार्क जारी किया गया था। यह मार्क आईएसआई के समान पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है इको मार्क किसके प्रति आपकी जागरूकता को दर्शाता है? तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। अब है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में राजकोषीय घाटे का योगदान कितना है? भारत सरकार के कुल घाटे में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो राजकोषीय घाटे का। किसका होता है? राजकोषीय घाटे का। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? पूछा जाता तो बीके राव ने किया था। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो सीमा कर कहते हैं। इसे के ही कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। यह पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। अब आगे है भुगतान शेष के अंतर्गत। भुगतान शेष के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के समस्त प्राप्तियां तथा अन्य देशों के माध्यम से किए गए सभी भुगतान का विवरण दिया जाता है। भुगतान शेष के अंतर्गत इसका विवरण दिया जाता है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई की सही स्थिति सामने आती है, क्योंकि उपभोक्ता खुदरा मूल्य पर ही वस्तुओं की खरीद करता है। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता हम और आप हैं। ये खुदरा मूल्य पे ही वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री करते हैं। गिल्ट एज्ड पूछा जाता है क्या है? तो गिल्ट एज्ड शब्द जो है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में इसका प्रयोग किया जाता है, गिल्ट एज्ड। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय इसे तैयार करता है राजकोषीय नीति को। पूंजी बाजार का आशय क्या है? तो यह शेयर बाजार से संबंधित है, पूंजी बाजार। आगे देखते हैं मुद्रा की आवश्यकता। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देता है और अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। तो मुद्रा का जब अवमूल्यन किया जाता है तो निर्यात को तो बढ़ावा मिलता है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है। ये कभी कभी अवमूल्यन किया जाता है भारतीय करेंसी को। प्रभावी राजस्व घाटा प्रश्न बनता है, प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस बजट में प्रस्तुत किया गया था? तो प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम 2011-12 में प्रस्तुत किया गया था। यह राजस्व घाटा पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का अंतर होता है। क्या होता है? यह राजस्व घाटा जो होता है, यह प्रभावी राजस्व घाटा और पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान का अंतर होता है। आगे देखते हैं। अब पूछा जाता है राउरकेला कब इसका स्थापित किया गया था? तो 1955 में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र 1956 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। दुर्गापुर स्टील प्लांट 1959 में 1959 में ब्रिटेन के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। अब देखते हैं वर्ष 1994 में भारतीय रुपया चालू खाते के लेन देन में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया। भारतीय रुपये को चालू खाते में लेन देन के लिए पूरी तरह से परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1994 में। चालू खाते की परिवर्तनीयता का तात्पर्य यह है कि मुद्रा की सीमा पर आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रतिबंध नहीं होगा। चलिए राजकोषीय नीति को देख लेते हैं कि राजकोषीय नीति क्या होती है। अभी एक शब्द आया था राजकोषीय नीति, तो उसे जानना आवश्यक है। इससे तात्पर्य सरकार की उन नीतियों से है जो खर्च, निवेश और टैक्स की दरों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसका उद्देश्य टैक्स की दरों और सार्वजनिक खर्चे के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि महंगाई बढ़े बिना आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। तो उपकरण के कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं? तो वह है आपके करारोपण, सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक ऋण। प्रश्न आता है भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई और कब की गई? तो बीपी सिंह द्वारा की गई। 1985-86 के बजट में प्रस्तुत किया गया था।
गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। पूछा जाता है प्रतिछाया बैंकिंग क्या है, तो उसे बारे में जानना आवश्यक है। एनबीएफसी से कहा जाता है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना ही प्रतिछाया बैंक कहलाता है। अब देखते हैं इसके बारे में और भी जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। गैर बैंकिंग प्रतिछाया बैंक होता क्या है, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत होती है और जिसका प्रमुख कार्य उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार, चिट फंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना होता है। लेकिन न ही सरकार और न ही आरबीआई इस पे इनका अंकुश नहीं होता, सरकार या आरबीआई का अंकुश नहीं होता है। अब प्रश्न आता है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है। अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो ये जानना आपके लिए आवश्यक है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपका आयकर आता है, निगम कर आता है, व्यय कर आता है, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, ब्याज कर एवं उपहार कर, ये सभी आपके प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आप याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है परीक्षा में कि निगम कर किस प्रकार का कर है, तो वह प्रत्यक्ष कर है। अब अप्रत्यक्ष कर के बारे में जानते हैं। विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, यह अप्रत्यक्ष कर होता है। आगे देखते हैं। भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग द्वारा प्रति 5 वर्ष पर एनएसएसओ राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग व्यय के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। अभी आपको बताया था कि भारत में गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है, तो उपभोग व्यय के आकलन पे किया जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1977 में लागू किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के अंतर्गत हुई थी। अब प्रश्न पूछा था कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर चुकी, तो वह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण जलपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा एवं नगरों की मलिन वस्तुओं का सुधार करना इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। ये सभी प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए आपको इसके विषय में जानना आवश्यक है, यहीं से प्रश्न बनते हैं आपके। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल कारखाना पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लाटर में 1818 में स्थापित की गई थी। अब अगला देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। भारतीय हीरा संस्थान की स्थापना 1978 में गुजरात के सूरत जिले में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? 1978 में गुजरात के सूरत जिले में। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें प्रोत्साहन के स्वरूप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।